अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं गॉस लॉ। तो दोस्तों इससे पहले जो है हम कूलम्स लॉ को यूज़ करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से है या अगर मेनी चार्जेस है वो किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो अगर फील्ड उसकी वजह से है तब भी जो है हम कूलम्स लॉ को यूज़ कर देते हैं। यानी हम डिफरेंट केसेस जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर चार्जेस जो है वो किस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी कोई ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ ज़्यादा है उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी वजह से जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए हम कूलम्स लॉ को यूज़ कर देते हैं। या अगर कोई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो कूलम्स लॉ को हम यूज़ कर देते हैं। जैसे कि ये कुछ इक्वेशंस है कूलम्स इक्वेशंस जो है कूलम्स लॉ जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इंटेंसिटी की है डिफिनेशन फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये फोर्स जो है ये कूलम फोर्स है। इसको जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड आउट करते हैं फॉर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस। तो अब जो है हम गॉस लॉ को यूज़ करते हैं, तो गॉस लॉ से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। जैसे कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल है, वॉल्यूम है या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए हम गॉस लॉ जो है यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक काम जो है हम कूलम लॉ से कर सकते हैं, then why we need to use the Gauss law? क्वेश्चन है कि why do we need Gauss law if Coulomb's law is sufficient to calculate the electric field for any static arrangement of charges? एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कूलम्स लॉ से अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो गॉस लॉ की क्या ज़रूरत है? इसके जो है मुख्तलिफ रीज़न्स है, जिसमें से जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है आंसर जो है वो ये है, गॉस लॉ ऑफर्स ए मच सिंपलर वे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिचुएशंस विद हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री लाइक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो गॉस लॉ जो है इट गिव्स अस द इजी सॉल्यूशन, यानी हम बहुत इजीली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। कूलम्स लॉ के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में गॉस लॉ जो है इट गिव्स अस द इजी वे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसमें जो है हम कम्प्लेक्स सिचुएशन जैसे कि स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, हाई डिग्री ऑफ साइमेट्री है, ठीक है, तो उसमें भी जो है हम गॉस लॉ को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम आगे जाके हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं उस पर हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे और सेम रिज़ल्ट हमारे पास आएंगे जो कूलम्स लॉ से हमारे पास आए होते हैं। लेकिन दिस वे जो गॉस लॉ है ये बहुत इजी वे है। एक रीज़न ये है। सेकेंड रीज़न ये है कि बाई राइडिंग गॉस लॉ रेदर देन कूलम्स लॉ एज ए फंडामेंटल लॉ फॉर electrostatic, we can develop a system of equations for all electromagnetic phenomena that illustrate more clearly the relation between electric field and a magnetic field। तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से जो है हम गॉस लॉ को यूज़ करते हुए हम डेवलप कर सकते हैं, जो कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स हमें देते हैं। थर्ड रीज़न यह है कि गॉस लॉ इज़ वैलिड in case of rapidly moving charges, but Coulomb's law can be used only for charges that are at rest or moving very slowly। तो Coulomb's law में जो है चार्जेस एट रेस्ट है या बहुत ही स्लोली जो है दे आर मूविंग, तो गॉस लॉ के लिए रैपिडली मूविंग चार्जेस के लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ रीज़न जो है Coulomb's law जो है can be derived as a special case of Gauss law, and thus Gauss law is more general than Coulomb's law। तो हम जो है आगे जाके हम देखेंगे
कि गॉस लॉ से जो है वी कैन डिराइव कूलम्स लॉ। तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए, इन सारे रीजंस को देखते हुए, for all these reasons Gauss law is considered more fundamental than Coulomb's law and is included one of the basic equations for electromagnetism which is called a Maxwell equation। Maxwell के 4 equations है, उनमें से जो है फर्स्ट इक्वेशन जो है वो Gauss law की इक्वेशन है, जो हमें इट गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड अ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी वो ये बता रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर चार्जेस है तो वहाँ पे देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दीज आर द रीज़न कि हम गॉस लॉ को यूज़ करते हैं। अब आइए देखते हैं कि गॉस लॉ की डिफिनीशन क्या है। तो गॉस लॉ की डिफिनीशन यह है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 1/ε0 एंड द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी मतलब ये है कि अगर एक सरफेस है उसमें से टोटल फ्लक्स जो है वो इक्वल है 1/ε0 एंड द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेसेस। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/ε0 एंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। तो फ्लक्स इज इक्वल टू दिस Q/ε0। तो Q जो है कैपिटल Q जो है इट गिव्स अस द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। और ये बात नोट कर ले कि इनक्लोज्ड का जो है यानी चार्जेस जो है इट शुड बी इनसाइड द बॉडी। की क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो है चार्जेस है, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स है इट शुड बी इक्वल टू Q/ε0 के। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं एक सरफेस जो है S जो है हम कंसिडर करते हैं और इसके अंदर जो है पॉइंट चार्जेस है Q1, Q2, Q3 एंड Qn पॉइंट चार्जेस है। तो इसकी वजह से जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे और इसकी डायरेक्शन अगर ये चार्ज Q1 है और इस हम यहाँ पे एक स्मॉल एरिया dA को कंसीडर करते हैं, तो इनमें से जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू दिस एरिया है उसको हम फाइंड आउट करेंगे और फिर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फिर उसके बाद जो है Q2, Q3, Qn के लिए जो है हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 r² r यूनिट वेक्टर। तो ये तो ये हो गया। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 1 पासिंग थ्रू दिस एरिया स्मॉल एरिया इज इक्वल टू E1 dA के बराबर है। ये सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है थ्रू दिस एरिया है। अगर होल सरफेस के लिए इसके लिए हम कर दें तो वी नीड टू इंटीग्रेट। तो इसको अगर हम dA कर दें इंटीग्रेशन के बाद दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज इक्वल टू फॉर द होल सरफेस E1 dA। अगर इसको हम यू कर दें तो दिस इज़ इक्वल टू इसकी E1 की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं और 1/4πε0 S Q1 को हम बाहर निकाल लेते हैं और D यूनिट वेक्टर r²। तो इसको हम यूँ लिखते हैं Q1 4πε0 through the whole surface dA n unit vector this r²। तो दिस इज इक्वल टू सॉलिड एंगल विच इज़ इक्वल टू 4π के बराबर है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि E1 इज इक्वल टू Q1 4πε0 और ये जो है इक्वल है 4π के। तो ये 4π कैंसल, E1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई ε0। ये चार्ज 1 की वजह से है, यानी अगर ये है Q1 है
ये एरिया है Q2 QN। सिमिलरली जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू Q2 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू Q2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली Q3 के लिए जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू दिस, और N चार्ज के लिए इज इक्वल टू QN एंड एप्सिलॉन नॉट। अब जो है हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू नेट फ्लक्स जो है दिस इज इक्वल टू E1 प्लस फाइव E2 प्लस फाइव E3 प्लस फाइव EN। तो दिस इज इक्वल टू 5E1 जो है Q1 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 एप्सिलॉन नॉट Q3 एंड QN एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है इसको मैं कॉमन कर लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q3 QN। दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू total charge enclosed by the surface and divided by epsilon naught. So this is the something about the Gauss law. Thank you.